एक समय था जब इंसान अंतरिक्ष को देखकर इसे समझने की कोशिश करने में लगा था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही शक्ति थी और वो थी कल्पना की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसके जरिए कभी वो चांद पर जीवन की कल्पना करता तो कभी मंगल पर नदियों की। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और टेलीस्कोप के आविष्कार से हम धरती के बाहर के परिवेश को देखने लायक हो गए। इसके बाद हमारी कल्पनाओं ने और ऊंची उड़ान भरी और हमने अपनी सीमाओं से आगे सोचने का मन बना लिया। विज्ञान के विकास ने हमें जहां एक और अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया, वहीं धरती पर रहकर हम कुछ ऐसे उपकरण बना पाए जिससे हम धरती के आसपास रहकर ही दूर अंतरिक्ष में मौजूद किसी खगोलीय पिंड का अध्ययन कर सकते थे। अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर के बीच हम इंसान चांद तक पहुंचने का खाका भी तैयार कर चुके थे। वैसे कोल्ड वॉर दुनिया के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे दो देशों के बीच थी, लेकिन ये पूरी मानव जाति को एक नई दिशा देने वाली थी। 20 जुलाई सन 1969 वो ऐतिहासिक दिन जब किसी इंसान ने धरती के बाद किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी यानी कि चांद पर कदम रखा। इस मिशन के साथ ही कोल्ड वॉर लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने इसके बाद भी कई मिशंस को अंजाम दिया। अमेरिका के ये मिशंस धीरे धीरे ज्यादा साइंटिफिक होते गए। इन मिशंस के दौरान अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने कई चीजें मून सरफेस पर छोड़ी, तो वहां से कई 100 किलो मून रॉक्स धरती पर भी लाई गईं, क्योंकि चांद को धरती पर ही बारीकी से स्टडी किया जा सकता है। इसके बाद इंसानों ने चांद और मंगल के लिए कई मिशंस, जिसमें कि रोवर और लैंडर्स वहां पर भेजे, जो वहां पर रहकर उन बॉडीज को स्टडी कर रहे थे। वीनस पर भेजा गया लैंडर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। शनि पर भेजा गया कैसिनी सिर्फ शनि की संरचना को ही जान पाया, हमें उसकी अंदरूनी जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई। यानी कि इंसानों ने दूर मौजूद ग्रहों को स्टडी करने की तो कोशिश बहुत की है। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम उन दूर मौजूद ग्रहों पर करना चाहते हैं, लेकिन हम वहां इंसानों को तो नहीं भेज सकते। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं और जिनसे हमें काफी ज्यादा रिच रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दूर दराज के ग्रहों पर जा तो सकते हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, लेकिन वहां पर हम धरती पर मौजूद हमारी लैब्स की तरह एक्सटेंसिव स्टडीज कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि किसी तरह से उन ग्रहों से सैंपल्स को धरती पर लाया जाए, जिन्हें फिर हम अपनी सोफिस्टिकेटेड लैब्स में स्टडी कर पाएंगे। नासा और इसरो समेत कई स्पेस एजेंसीज चांद से सैंपल धरती पर लाने के लिए काम कर रही हैं। नासा और ईएसए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रही हैं। जापान ने 2 एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशंस को अंजाम दे दिया है और नासा ने 3 एस्टेरॉयड सैंपल मिशंस को लॉन्च कर दिया है। सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि सैंपल्स को वहां से धरती पर लेकर आना है, ताकि हमारी धरती पर मौजूद हमारी हाई फैसिलिटी लैब्स में इन्हें ढंग से स्टडी किया जाए। हम करोड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान एनवायरनमेंट में इतने सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज पर हम एक्सपेरिमेंट करने पर फोकस करें या फिर वहां पर आने वाले चैलेंजेस से निपटें। वहां के हार्श एनवायरनमेंट में अपने स्पेसक्राफ्ट के सर्वाइवल का सोचें या फिर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में स्पेसक्राफ्ट की बलि ही चढ़ा दें। और फिर वहां पर एक्सपेरिमेंट करने से मिशन की ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। साथ ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करना जो वहां के एनवायरनमेंट में साइंस परफॉर्म कर पाएं, ये भी कॉस्टली होता है। इसलिए सैंपल रिटर्न मिशन जरूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक सैंपल रिटर्न मिशन भेजा गया था एस्टेरॉयड बेनु पर। वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्टेरॉयड किसी टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं, जिनमें हमारे सोलर सिस्टम की पूरी हिस्ट्री प्रिजर्व पड़ी रहती है। अगर हम इन एस्टेरॉयड्स को समझ गए तो समझो हमने अपने सोलर सिस्टम के हर एक रहस्य को समझ लिया। नासा का ये मिशन ओसाइरिस रेक्स 2016 में लॉन्च किया गया था। तकरीबन 2 साल बाद 2018 में ये एस्टेरॉयड के पास पहुंच चुका था। इस बीच इसने करीब 2 साल तक बेनु एस्टेरॉयड को करीब से स्टडी किया। साथ ही इसके सैंपल्स लेने के लिए एक सही जगह का चुनाव किया गया। 2020 में इसने बेनु के सैंपल्स इकट्ठा किए और इसने धरती की ओर बढ़ना शुरू किया। 25 सितंबर सन 2023 करीब 6.2 अरब किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करके ये स्पेसक्राफ्ट धरती को फ्लाई बाय करता हुआ करीब 1 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजर गया।
साथ ही जो सैंपल्स ये लेकर आया था वो धरती पर छोड़ता चला गया। एक छोटे से कैप्सूल में रखे उन सैंपल्स को इसने धरती के एनवायरनमेंट में एंट्री करवा दी। नीचे आता हुआ ये कैप्सूल 43,450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा था, यानी कि ये धरती की सरफेस की तरफ इतनी स्पीड को हिट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसकी हीट शील्ड 2900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी थी। एक्सपेक्टेड था कि ये 5000 फीट ऊपर आकर अपने पैराशूट्स को डिप्लॉय कर देगा, लेकिन वैज्ञानिक चिंता में तब पड़ गए जब इसके पैराशूट 4 गुना ऊंचाई पर यानी कि 20,000 फीट पर ही डिप्लॉय हो गए। ओसाइरिस रेक्स का ये कैप्सूल जाकर गिरा उटा के अमेरिकी टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में। ये पूरा डेजर्ट एरिया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का है। ऊपर एटमॉस्फेयर से नीचे धरती की सतह तक आने में इस कैप्सूल को 10 मिनट का समय लगा। हालांकि कैप्सूल सही सलामत लैंड हुआ और इसके ऊपर किसी तरह के कोई क्रैक वगैरह या कोई निशान नहीं थे, यानी कि कैप्सूल पूरी तरह से इंटैक्ट है। टचडाउन के 2 घंटे बाद ही कैप्सूल को डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिकवर कर लिया गया। जल्दी इन सैंपल्स को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में भेज दिया जाएगा, जहां पर इन सैंपल्स को स्पेशल लैब्स में रखा जाएगा। आपको बता दें कि चांद से लाए गए सैंपल्स भी इसी लैब में रखे गए हैं। ओसाइरिस रेक्स ने एस्टेरॉयड बेनो से कितने अमाउंट में सैंपल इकट्ठा किया है, ये तो फिलहाल सैंपल खोलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि जहां पर ओसाइरिस रेक्स टच डाउन हुआ था वो जगह हद से ज्यादा सॉफ्ट थी और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सैंपल्स स्पेसक्राफ्ट ने इकट्ठा किए होंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 3 साल पहले जब बेनो से सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे तो स्पेसक्राफ्ट के कंटेनर में जो लिड है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल की वजह से जाम हो गया था। पर फिर भी अगर एक एस्टिमेट की बात की जाए तो करीब 250 ग्राम जितना सैंपल मटेरियल हमारे पास आया होगा। हालांकि अमेरिका ऐसा पहला देश नहीं है जो किसी एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आया है। इससे कहीं पहले जापान अपने हायाबुसा 1 मिशन से सन 2010 में ही इटोकावा एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आ चुका है और हायाबुसा 2 मिशन से ryugu एस्टेरॉयड से सन 2020 में यहां धरती पर सैंपल आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये सफलता किसी भी मायने में छोटी नहीं है। बेनो एस्टेरॉयड से लाए गए सैंपल से हमें ये पता चलेगा कि हमारे सौरमंडल के बनने की शुरुआत आखिर कैसे हुई, वो पहले और आखिरी मटेरियल्स क्या थे जिससे हमारा सौरमंडल बना है, धरती पर पानी कैसे और कहां से आया। इसके अलावा जीवन की पहेली को भी ये सैंपल सुलझा सकते हैं। हमारे सौरमंडल के जन्म से लेकर आज तक का इतिहास इन सैंपल्स के भीतर ही छिपा हुआ है। खास बात यह है कि इन सैंपल्स को नासा सिर्फ अपने पास ही नहीं रखने वाला। हालांकि 70% हिस्सा नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में आगे की रिसर्च के लिए रखा जाएगा। 25% हिस्सा दुनिया भर की 35 अलग अलग फैसिलिटीज में भेजा जाएगा, जहां पर 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इन सैंपल्स पर काम करेंगे। 4% हिस्सा कैनेडियन स्पेस एजेंसी और 0.5% हिस्सा जापानीज स्पेस एजेंसी को दिया जाएगा। विज्ञान को लेकर एकता बनाए रखना और पूरी मानव जाति को साथ लेकर चलना हमारे लिए और हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। जिस एस्टेरॉयड से हमने सैंपल्स इकट्ठा किए हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगली सदी यानी कि 2182 में ये धरती के बेहद पास से होकर गुजरने वाला है और ये संभावना है कि बेनो हमारे इतना नजदीक से निकलेगा कि ये धरती से टकरा भी सकता है। हालांकि किसी भी तरह की संभावना पर मोहर नहीं लगाई जा सकती, पर इससे आए सैंपल्स हमें इस एस्टेरॉयड को समझने, इससे आने वाले खतरे से बचने के रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल पर 100 या 150 साल कुछ भी नहीं होते, ये बस चुटकियों का खेल है। लेकिन नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इन एस्टेरॉयड से आने वाले खतरों से निपटने के लिए भी काम कर रही हैं। लेकिन एक न एक दिन हमें इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। खैर, बेनो तो एक बड़ा खतरा है ही और यहाँ से हमारे पास सैंपल्स भी आ चुके हैं, पर ओसाइरिस रेक्स मदरशिप का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। धरती को फ्लाई बाय करता हुआ ये स्पेसक्राफ्ट अब आगे बढ़ रहा है एक और पोटेंशियल डेंजरस एस्टेरॉयड अपोफिस की तरफ। ये 2029 में हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरने वाला है। अपोफिस भी हमारे लिए आने वाले भविष्य में खतरा बन सकता है, इसलिए ये जरूरी है कि हम किसी भी आपदा की तैयारी पहले ही कर लें। वो कहते हैं ना,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो नासा का ये मिशन सिर्फ नासा की साख को ही ऊंचा नहीं कर रहा, बल्कि हमारी मानव जाति के भविष्य को एक नई दिशा देने का प्रयास है। इन सैंपल से क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मिशन की सफलता और इस एस्टेरॉयड से हमारे भविष्य पर पड़ने वाले इम्पैक्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।